देखिए, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके पहले भी मैंने सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न और उत्तर दोनों में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और डेली आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी विषय के। ठीक है, एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को भी आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके पहले मैंने 10 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। देखिए, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। 2 अंक का आपका क्वेश्चन रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर ब्लूप्रिंट। देखिए, मृदा अपरदन से आशय इस प्रकार से हेडिंग डाल के आप अच्छे से लिखेंगे। मृदा अपरदन का आशय मृदा के आवरण को हटाना या स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन बोला जाता है। ये सीधी सी बात आप याद रखेंगे। मृदा अपरदन बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा, हिम द्वारा होता है। ठीक है, देखो किस किस के द्वारा होता है मृदा अपरदन, तो आप याद रखेंगे बहते हुए जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है और हिम के द्वारा भी होता है। अर्थात हिम मतलब होता है बर्फ। ठीक है, और मृदा अपरदन के 2 कारण इसमें आपसे पूछे हैं तो बताएंगे आप। मृदा अपरदन के 2 कारणों में पहला तो है वायु अपरदन और दूसरा है मानव द्वारा वनों का विनाश। जैसे मान लीजिए जो वन है, अगर वो वन कटेंगे तो मिट्टी की जो पकड़ है वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। और जैसे ही मिट्टी की पकड़ कमज़ोर होगी तो वहाँ से जो मिट्टी है वो खिसक जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो वन होते हैं वो वन क्या करते हैं? वन जो मिट्टी है उनको पकड़े रहते हैं। ठीक है ना, मिट्टी को खिसकने नहीं देते हैं। इसीलिए मृदा अपरदन नहीं होता है अगर वन हो तो। और अगर वनों को काट दिया जाए तो जो मृदा अपरदन है वो अवश्य होगा। तो अधिक से अधिक जो पेड़ है वो लगाने चाहिए, ऐसा माना जाता है, तब हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और वायु अपरदन तो होता ही है। ठीक है, इसके बाद में एजेंडा 21 क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे इंडिया विजन 2020 था उसी प्रकार से एजेंडा 21 है, ये आपको समझना है। देखिए, एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। मतलब कि आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि एजेंडा 21 कब स्वीकार किया गया? तो 1992 में स्वीकार किया गया। और कहाँ पर? तो ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, उसमें जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था वहाँ पर स्वीकार किया गया था। वहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके द्वारा स्वीकार इसको किया गया था। ठीक है, और आपको यहाँ समझना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है। ये कार्य एक सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी व रोगों से निपटना है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो पर्यावरण का विनाश है ना उसको बचाना है, गरीबी को ख़त्म करना है और रोगों से निपटना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें एक और बात आप याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। जैसे मान लीजिए आप किसी भी गांव में मान लीजिए रह रहे हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस गांव को किस प्रकार से आप स्वच्छ बनाएंगे, किस प्रकार से उस गांव का विकास आप करेंगे। ठीक है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। देखो, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया, स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा बनाए कि हमें क्या करना है जिससे कि जो पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित रख सकें। इसके बाद देखिएगा, काली मिट्टी की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। देखिए, काली मिट्टी की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। मतलब कि जो जल है उसको वो क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। याद रखना, काली मिट्टी जल को अवशोषित कर लेती है, मतलब जल धारण कर लेती है। और इसके बाद में दूसरी विशेषता आपको इसमें लिखना है, काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है ना वो कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। जैसे ही पानी के संपर्क में आती है तो कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, और अगर जो सूख जाती है तो सूखने के बाद में उसमें दरारें भी देखी जाती है। तो ये काली मिट्टी की 2 विशेषताएं हैं। इसके बाद में देखिएगा, संसाधन किसे कहते हैं?
वैसे ये प्रश्न मैंने पहले डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक, तो फिर भी आप याद रखें संसाधन किसे कहते हैं। तो जो मनुष्य है ना, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो साधन होते हैं उनको संसाधन बोला जाता है। ठीक है, तो संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और दूसरा जो संसाधन होता है वो होता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन। तो जो प्राकृतिक जो संसाधन है ना, वो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, और मानव निर्मित जो है मनुष्य ने स्वयं की आवश्यकता के लिए बनाए लिए हैं, उनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु वह संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में भू संसाधन का उपयोग किन उद्देश्यों से किया जाता है। मतलब भू संसाधन का मतलब होता है भूमि। भूमि भी एक प्रकार का क्या है, तो याद रखना भूमि एक प्रकार का संसाधन है। तो भूमि संसाधन जो है उसको ही भू संसाधन बोला जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि किन उद्देश्यों से हम भूमि का उपयोग करते हैं, ये संसाधन है। इसलिए देखिए धरती पर जितनी चीज़ मौजूद है हम उसे भू संसाधन कहते हैं। वह संसाधन का उपयोग मानव अपने विकास के लिए करता है। ठीक है, मतलब कि अपना जो विकास करने के लिए, अपनी उन्नति के लिए करता है, और आपको याद रखना है ताकि वह अपने को विकसित कर सके और आगे बढ़ा सके, ये इसका उद्देश्य होता है। इसमें आपको एक बात और याद रखनी उद्देश्य में, कि कोई 2 उद्देश्य लिखिए, तो 2 अंक का क्वेश्चन है तो 2 उद्देश्य आपको लिखना है। देखिए वन नीति के अनुरूप 33.3% भूमि पर वनावरण स्थापित करना है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि 33.3% भूमि पर वन को लगाना है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे बंजर, मतलब इसी में नेक्स्ट पॉइंट बंजर भूमि का विकास कर इसे कृषि लायक बनाना है। जो बंजर भूमि है उसको भी जो कृषि लायक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा सोशल साइंस के। देखिए शुद्ध मतलब निबल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं, शुद्ध बोया क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसमें उत्तर में आपको याद रखना है निबल भी बोलते हैं शुद्ध को, मतलब याद रखना शुद्ध बोया क्षेत्र वह भूमि है जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है। जैसे मान लीजिए आपका खेत है 1 बीघे का, ठीक है, उस पर आप फसलें बो भी रहे हो और काट भी रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रकार से उस क्षेत्र को निबल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ऐसे आपको इसमें याद रखना है। तो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को अगर PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, उसकी लिंक। ठीक है, चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाइए और वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो हमें मतलब हमारे पास में आप आ जाओगे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर, तो उसको भी आप ज्वाइन करके और PDF प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सोशल साइंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।